सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते। इस मम्मट सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में दो उदाहरण श्लोक हमने कर लिए। एक ऐसा उदाहरण श्लोक जिसमें ये बताया गया कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जाती है। दूसरा उदाहरण श्लोक ऐसा जिसमें ये बताया गया कि लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो सकती है। पहला श्लोक था मातर्गृहोपकरण मध्य नास्ति वाला और दूसरा था साधयंती सखी सुभगम क्षणे क्षणे वाला। अब तीसरा एक उदाहरण श्लोक हम इस प्रकार का करने वाले हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि केवल वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है, केवल लक्ष्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि स्वयं व्यंग्यार्थ से भी, यानी वाच्यार्थ से तो व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती ही है, लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जाया करती है। लेकिन कहीं कहीं पर तो स्वयं व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जाया करती है, यानी एक व्यंग्यार्थ से भी कहीं दूसरा व्यंग्यार्थ प्रकट हो सकता है, ऐसा संभव है। और उदाहरण देते हुए मम्मट लिखते हैं, व्यंग्यार्थ की व्यंजना का उदाहरण देते हुए लिखते हैं। यह भी प्राकृत का श्लोक है। प्राकृत का एक ग्रंथ है गाथा सप्तशती, गाथा सतसई, हाल कवि के द्वारा रची गई कृति है ये गाथा सप्तशती। उस गाथा सप्तशती से लिया गया श्लोक है कि उव निच्चल निप्पंदा भीषणी पत्तम्मि रेहई बला निम्मल मर्ग भाण परिट्टिया शंख सुत्तिव्व। संस्कृत छाया इसकी इस प्रकार से होगी कि पश्य निश्चल निष्पंदा बिसिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव। कोई नायिका अपने प्रियतम को संबोधित करके उसको संकेत करते हुए दिखाते हुए और कह रही है कि देखो, पश्य, पश्य माने देखो, हाथ से इशारा करते हुए कुछ दिखा रही है और कह रही है कि देखो ये जो सरोवर है, इस सरोवर में क्या दिखाई दे रहा है, कैसा दृश्य है। एक बलाका है, सरोवर में पानी में बलाका बैठी हुई है। बलाका माने बगुली, बला आ, प्राकृत में कहेंगे बला आ, संस्कृत में कहेंगे बलाका, हिंदी में कहेंगे बगुली। तो पश्य माने देखो, बलाका माने बगुली। अब कैसी बगुली? निश्चल निष्पंदा, निश्चल और निष्पंद। निश्चल माने चलन रहित और निष्पंद माने स्पंदन रहित। निष्पंद, निश्चल और निष्पंद, यानी ऐसी बलाका जो निश्चल है यानी चल फिर नहीं रही है, और निष्पंद है माने स्पंदन भी नहीं कर रही है, पंख वगैरह भी नहीं फड़फड़ा रही है। ऐसी ये बलाका कहाँ विराजमान है? बिसिनी पत्रे राजते बलाका। बिसिनी के पत्ते पर, कमलिनी के पत्ते पर, कमल का पत्ता मान लीजिए, बिसिनी, बिस कहते हैं कमल को, बिसिनी कहते हैं जो कमल की लता होती है, बेल होती है, उसको बिसिनी कहते हैं। बिसिनी पत्र माने कमल की लता का पत्ता। तो बिसिनी पत्रे यानी कमल की जो बेल है उसके पत्ते पर, कमल के फूल पर नहीं, कमल के पत्ते पर। कमल का पत्ता बहुत बड़ा होता है और हरे वर्ण का होता है, हरे रंग का होता है, गहरा हरा। उस बिसिनी पत्रे यानी कमल के, सरोवर में कमल का पत्ता है, कमलिनी है, बिसिनी है, और कमलिनी के एक बड़े से कमल के पत्ते पर कौन विराजमान है? बलाका विराजमान है। बलाका कैसी? एकदम श्वेत वर्ण की, और बिसिनी पत्र कैसा? एकदम हरित वर्ण का। तो हरित वर्ण के उस बिसिनी पत्र पर एकदम शुभ्र वर्ण की, श्वेत वर्ण की बलाका विराजते, राजते, शोभायमान है। और फिर आगे कहती है ये नायिका कि ये बलाका कैसी प्रतीत हो रही है? निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव। निर्मल यानी स्वच्छ, पवित्र, साफ। मरकत भाजन, मरकत भाजन माने मरकत का भाजन। मरकत एक मणि होती है, एक स्टोन होता है बहुमूल्य, तो मरकत मणि का बना हुआ जो भाजन है उसको कहेंगे मरकत भाजन। यहाँ भाजन से तात्पर्य तश्तरी, डिश, प्लेट से है। तो निर्मल मरकत भाजन यानी स्वच्छ, साफ एकदम, जिसका पानी क्लियर हो, ऐसी निर्मल मरकत मणि, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मरकत मणि
के भाजन यानी पात्र पर, प्लेट पर परिस्थिता माने रखी हुई, शंख शुक्ति ही इव यानी मानो कोई शंख शुक्ति हो या शंख शुक्ति के समान, उपमा मान सकते हैं, उत्प्रेक्षा नहीं। निर्मल यानी स्वच्छ मरकत मणि के पात्र पर रखी हुई शंख शुक्ति के समान। शंख शुक्ति माने सीपी मान लीजिए आप, एक समुद्री जीव होता है, उसका कवर है, उसकी शेल है, उसको हम सीपी कहते हैं, एकदम श्वेत वर्ण की होती है वो सीपी। मरकत मणि का बना हुआ पात्र बिल्कुल हरे वर्ण का होता है। प्लेट मरकत मणि, क्योंकि नीले वर्ण की मानी गई है मरकत मणि, नीलमणि जैसे, वैसे ही मरकत मणि। तो मरकत मणि से बनी हुई कोई तश्तरी हो और उस तश्तरी के ऊपर जैसे किसी ने क्या रख दिया हो, सीपी रख दी हो, बिल्कुल सफ़ेद झक सीपी, तो वो जैसी सुंदर लगती है, ये बलाका भी बिल्कुल वैसी ही सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि ये कमलिनी के पत्ते पर बैठी है बलाका। बलाका एकदम सफ़ेद और बिसिनी पत्र एकदम नीला। तो स्वच्छ बिसिनी पत्र पर रखी हुई शंख शुक्ति के समान यह बलाका बैठी हुई है। पश्य माने इसको देखो कि ये बलाका कैसी निश्चल है और कैसी निष्पंद है। अब इस श्लोक का जो निश्चल और निष्पंद शब्द हैं बलाका के प्रसंग में, यही मुख्य हमारे लिए यहाँ प्रासंगिक हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि कैसे इस श्लोक से कोई व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है एक, और फिर उस व्यंग्यार्थ से कैसे दूसरा व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है। तो सीधा व्यंग्यार्थ तो प्रकट होगा नहीं जिससे कि कोई दूसरा व्यंग्यार्थ प्रकट हो जाए। व्यंग्यार्थ प्रकट होगा तो या तो वाच्यार्थ से प्रकट होगा या लक्ष्यार्थ से प्रकट होगा, और उसके बाद उस व्यंग्यार्थ के द्वारा फिर कोई और व्यंग्यार्थ प्रकट हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ इस श्लोक का वाच्यार्थ होना चाहिए एक, क्योंकि बिना वाच्यार्थ के तो न लक्ष्यार्थ होता है न व्यंग्यार्थ होता है। तो वाच्यार्थ तो इस श्लोक का है ही, और वह वाच्यार्थ मैंने बता ही दिया। यही वाच्यार्थ है इस श्लोक का कि हे प्रियतम देखो, इस कमलिनी के पत्ते पर विराजमान यह बलाका कैसे निश्चल और निष्पंद होकर के बैठी है, बिना चले फिरे और बिना हिले डुले ये बगुली बलाका इसके ऊपर बैठी हुई है। अब इस श्लोक का वाच्यार्थ ये है। इस वाच्यार्थ में यह जो निष्पंद पद, अच्छा एक तो ये समझ लें पहले आप, निश्चल और निष्पंद में कुछ अंतर है क्या? सामान्यतः निश्चल और निष्पंद शब्दों को पर्यायवाची के रूप में काम ले लेते हैं हम लोग, लेकिन सूक्ष्म अंतर यहाँ है। श्लोक में जो निश्चल विशेषण है और जो निष्पंद विशेषण है, इन दोनों विशेषणों में निश्चल और निष्पंदा यहाँ समास है दोनों विशेषणों का, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी ये मान लीजिए ये कर्मधारय समास है, हाँ, कर्मधारय समास में दो विशेषणों का समास भी हो सकता है। तो निश्चलम चासौ निष्पंदम इति निश्चल निष्पंदम, ऐसा समास यहाँ हो जाएगा। और फिर ये दोनों विशेषण किस विशेष्य को प्रकट करेंगे? बलाका को। निश्चल निष्पंदा बलाका, बलाका स्त्रीलिंग है इसलिए निश्चल निष्पंदा ऐसा हो गया। तो निश्चल का अर्थ क्या है और निष्पंद का अर्थ क्या है? सामान्यतः एक अर्थ मान लिया करते हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर ये है कि निश्चल में चल क्रिया है, और यह जो चल क्रिया है, यह चल क्रिया और निष्पंद में जो स्पंद क्रिया है, इन दोनों क्रियाओं में कुछ अंतर तो होना चाहिए। अगर अंतर नहीं हो तब तो ये दोनों समानार्थक हो जाएंगे, और समानार्थक दो शब्द एक ही स्थान पर प्रयुक्त हो गए, इसका मतलब तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, वस्तुतः दोनों में अंतर है। और अंतर यह है कि ये निश्चल में जो चल है, चलन जो क्रिया है, ये चलन क्रिया शरीर में हुआ करती है, शरीर में रहती है, और ये शरीर की स्थानांतर प्रापिका क्रिया है। यानी चलन क्रिया जब होगी तो शरीर
चलन क्रिया जब होगी तो शरीर में होगी, और उस क्रिया से शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, कुछ न कुछ स्थानांतर होगा, स्थानांतरण होगा। एक स्थान से शरीर दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो कहा जाएगा कि यह चल रहा है। वह चलन चाहे कितना ही सूक्ष्म हो, चाहे 1 सेंटीमीटर ही कोई चले या 1 सेंटीमीटर का भी 10वां 100वां हिस्सा कोई चले, लेकिन अगर स्थान बदला है तो यह चलन है। और स्पंदन कहते हैं, स्पंदन भी एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया स्थानांतर प्रापी का क्रिया नहीं है, और चलन क्रिया शरीर की क्रिया नहीं है। चलन क्रिया शरीर के गलत बोल गया मैं, चलन क्रिया शरीर की क्रिया है, लेकिन स्पंदन क्रिया जो है ये शरीर की क्रिया नहीं है। स्पंदन क्रिया शरीर के अवयवों की क्रिया है। स्पंदन होगा तो पूरी बलाका में नहीं, स्पंदन होगा तो उसके पंख वगैरह में होगा। पंख में स्पंदन होगा तो उससे बलाका का स्थानांतरण नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होगी वह बलाका, पंख अगर फड़फड़ाएगी तब भी। लेकिन कह रहे हैं यहाँ तो बलाका में न चलन है न स्पंदन है, न वो चल रही है न वह पंख फड़फड़ा रही है। इतनी निश्चल और निष्पंद है वह बलाका कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने मरकतमणि की तश्तरी में और सीपी रख दी हो, ऐसी निश्चल और निष्पंद वो बलाका बैठी हुई है। तो यहाँ जो निश्चल और निष्पंद शब्द हैं, इन निश्चल और निष्पंद शब्दों से, विशेष रूप से जो निष्पंद शब्द है, इस निष्पंद शब्द से यहाँ एक लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। पहले निष्पंद शब्द का वाच्यार्थ तो निष्पंद है ही, बिना हिले डुले, बिना पंख फड़फड़ाए, ये अर्थ है। इससे लक्ष्यार्थ क्या निकल रहा है? लक्ष्यार्थ ये निकल रहा है कि यह बलाका बड़ी आश्वस्त है, तभी तो यह निष्पंद है। अगर ये आश्वस्त है माने निर्भय है, निडर है, इसको आश्वस्ति है, ये बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत है, इसको कोई फिक्र नहीं है, इसको कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है इसको कि कोई इसको हानि पहुंचाएगा। ये बात लक्ष्यार्थ है, और यह लक्ष्यार्थ किस वाच्यार्थ से प्रकट हो रहा है? निष्पंदत्व से प्रकट हो रहा है। यानी बलाका के निष्पंद होने रूपी वाच्यार्थ से बलाका का आश्वस्त होना रूपी लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है। बलाका पूरी तरह से आश्वस्त है, निश्चिंत है, निर्भीक है, निर्भय है, यह लक्ष्यार्थ निकला। और ये जो आश्वस्ति रूपी लक्ष्यार्थ है, इस लक्ष्यार्थ से फिर एक व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है कि निश्चित रूप से फिर तो यह स्थान जो है ये जनरहित है, जनरहितत्वम इति तेन प्रकटितम भवति। तेन किम, तेन केन, वो जो आश्वस्ति वाला लक्ष्यार्थ था, बलाका निष्पंद है ये वाच्यार्थ था, उस निष्पंदत्व से एक लक्ष्यार्थ प्रकट हुआ कि यह बलाका पूरी तरह से आश्वस्त है, निश्चिंत है। और इस आश्वस्ति या निश्चिंतता रूपी लक्ष्यार्थ से फिर एक और व्यंग्यार्थ प्रकट हुआ, एक और व्यंग्यार्थ नहीं बल्कि एक व्यंग्यार्थ प्रकट हुआ कि यह स्थान जनरहित है। जनरहित है माने इस स्थान पर कोई आता जाता नहीं है, यह स्थान विजन है, यह स्थान एकांत है, पूरी तरह से एकांत स्थान है। यहाँ कभी कोई आया गया नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। तभी तो ये बलाका इतनी आश्वस्त है, तभी तो ये बलाका इतनी निश्चिंत है। और ये बलाका निश्चिंत है, इस बात का किससे पता लग रहा है? इसका पता लग रहा है कि ये बलाका देखिए कैसे निष्पंद बैठी हुई है, निश्चल और निष्पंद, पंख तक नहीं फड़फड़ा रही है। इसका मतलब ये पूरी तरह से निश्चिंत है, ये लक्ष्यार्थ। और ये पूरी तरह से निश्चिंत है, इसका मतलब ये स्थान जनरहित है, यह अर्थ हुआ व्यंग्यार्थ। और यह जो व्यंग्यार्थ अभी अंत में आया कि यह स्थान पूरी तरह से एकांत स्थान है, जनरहित स्थान है, यह जो व्यंग्यार्थ इस श्लोक से निकला, इस व्यंग्यार्थ से पुनः एक और व्यंग्यार्थ की व्यंजना, एक और व्यंग्यार्थ की प्रतीति यहाँ हो रही है। और वह प्रतीति क्या है, वह व्यंग्यार्थ क्या है? तो वह व्यंग्यार्थ दो प्रकार का हो सकता है। अगर इस श्लोक को हम संभोग श्रृंगार से संबंधित श्लोक माने तो एक व्यंग्यार्थ निकलेगा, और इसे यदि हम विप्रलंब श्रृंगार का श्लोक माने तो दूसरी तरह का व्यंग्यार्थ निकलेगा। अगर इस श्लोक को संभोग श्रृंगार की श्रेणी में हम लेते हैं तो फिर यहाँ जो दूसरा व्यंग्यार्थ निकलेगा वो यह निकलेगा कि संकेत स्थानम एतद इति कयाचित कंचित प्रति उच्यते। कयाचित माने किसी रमणी के द्वारा, कंचित प्रति यानी किसी रमण के प्रति, किसी प्रियतमा के द्वारा अपने प्रियतम के प्रति, उच्यते माने ये कहा जा रहा है व्यंग्य के रूप में
कि भाई संकेत स्थानम एतद्, यह संकेत स्थान है, यही उचित संकेत स्थान है। संकेत स्थान किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? बताया था एक बार मैंने पहले। संकेत स्थान का अर्थ होता है प्लेस ऑफ डेटिंग, मिलने की जगह। तो यह हमारे मिलन के लिए उचित स्थान है, संकेत के लिए अच्छा स्थान है, यहाँ हम मिल सकते हैं। क्योंकि यह विजन है, क्योंकि यह निर्जन है, इसलिए यह उचित संकेत स्थान हमारे लिए है। यहाँ हमें कोई देखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कभी कोई आता जाता नहीं है। इसलिए हमारा यहाँ जो मिलन है वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रह सकता है, गोपनीय रह सकता है। और यदि इस श्लोक को हम विप्रलंब श्रृंगार का श्लोक माने तो फिर व्यंग्यार्थ के रूप में अंतिम जो अर्थ निकलेगा वो ये भी निकल सकता है कि भाई इस नायक ने हो सकता है नायिका को कहा हो कि देखो मैं तो यहाँ आकर के गया था, आज सवेरे मिलने का जो टाइम तुमने दिया था उसमें मैं तो आया था, लेकिन तुम आज सवेरे आई नहीं, या तुम कल आई नहीं, मैं तो कल आया था। ये नायक ने हो सकता है कहा हो। तो फिर नायिका इस श्लोक के द्वारा उसको ये बताना चाह रही हो कि देखो तुम तो यहाँ आए ही नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, मिथ्या वदसी, तुम तो मिथ्या बोल रहे हो। न त्वमत्रागतो अभूः, तुम यहाँ आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम यदि यहाँ आए होते तो इसका मतलब यह स्थान निर्जन स्थान नहीं है, और ये निर्जन स्थान नहीं है तो निश्चित रूप से ये बलाका इतनी निश्चिंत नहीं रहती। और यह बलाका इतनी निश्चिंत अगर न होती तो फिर इसमें निष्पंदत्व नहीं होना चाहिए था, इसको स्पंदन करना चाहिए था, पंख फड़फड़ाने चाहिए थे कि कभी भी कोई आ सकता है। लेकिन ये बलाका तो इतनी निश्चिंत बैठी है, बलाका पंख भी नहीं फड़फड़ा रही है, बलाका निष्पंद है। इसका मतलब बलाका आश्वस्त है, निश्चिंत है। और बलाका निश्चिंत है, इसका मतलब यह स्थान निर्जन स्थान है। और यह स्थान निर्जन स्थान है, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम यहाँ आए ही नहीं, इस स्थान की निर्जनता को तुमने भंग किया ही नहीं, इस स्थान के एकांत को तुमने भंग किया ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम मेरे लिए यहाँ आए थे। तो पश्य निश्चल निष्पंदा बिसिनी पत्रे राजते बलाका, इस श्लोक में निश्चल निष्पंदादि का जो वाच्यार्थ है, इस वाच्यार्थ से यह लक्ष्यार्थ निकला कि यह बलाका पूरी तरह से आश्वस्त है, निश्चिंत है, अन्यथा ये निष्पंद नहीं होती। और यह बलाका पूरी तरह से आश्वस्त है, निर्भीक है, निश्चिंत है, निडर है। इस लक्ष्यार्थ से फिर एक व्यंग्यार्थ निकला कि यह स्थान विजन स्थान है, यह निर्जन स्थान है, जनरहित स्थान है, यहाँ जनरहितत्व है, यह व्यंग्यार्थ निकला। और इस व्यंग्यार्थ से पुनः एक और व्यंग्यार्थ निकलता है, और वह व्यंग्यार्थ यह है कि यह उचित संकेत स्थान है। यही डेटिंग पॉइंट हमारे लिए सर्वोत्तम डेटिंग पॉइंट है। अथवा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो यहाँ आए ही नहीं, यह व्यंग्यार्थ अंतिम व्यंग्यार्थ हुआ। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि व्यंग्यार्थ की भी व्यंजना संभव है। पहले के दो उदाहरणों में हमने ये सिद्ध किया कि वाच्यार्थ भी कभी व्यंजक हो सकता है, फिर हमने कहा कि लक्ष्यार्थ भी कभी व्यंजक हो सकता है, और फिर हमने इस तीसरे उदाहरण में ये कहा कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ही नहीं, व्यंग्यार्थ भी स्वयं व्यंजक हो सकता है, यानी व्यंग्यार्थ भी किसी अन्य व्यंग्यार्थ की प्रतीति करवा सकता है। सभी अर्थों में व्यंजकत्व रहता है। सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपीष्यते, प्रायः सभी अर्थों में व्यंजकत्व भी रहता है। व्यंजकत्व भी रहता है माने जैसे वाच्यार्थ है तो वाच्यार्थ में अभिधा तो रहती ही है, लक्ष्यार्थ है तो लक्ष्यार्थ में लक्षणा तो रहती ही है, व्यंग्यार्थ है तो व्यंग्यार्थ में व्यंजना रहती ही है। लेकिन ये जो व्यंजना है ये केवल व्यंग्यार्थ में ही नहीं रहती है, व्यंजना वाच्यार्थ में भी रह सकती है, व्यंजना लक्ष्यार्थ में भी रह सकती है, और व्यंजना व्यंग्यार्थ में भी रह सकती है। और एक तात्पर्य इसका सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपीष्यते, इसमें अर्थानाम को स्ट्रेस यदि करें, सर्वेषां प्रायशो अर्थानाम अपि व्यंजकत्वम, ऐसा अगर अर्थ करें तो उसका अर्थ ये हो गया कि केवल शब्द ही वाचक लक्षक और व्यंजक नहीं होते हैं, बल्कि
अर्थ भी व्यंजक हो सकते हैं, केवल शब्द ही व्यंजक नहीं होता, अर्थ भी व्यंजक हुआ करता है। इस तरह से यह एक प्रकरण यहाँ समाप्त होता है।